अस्सलाम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स राइज। तो आज डेट है 15 जनवरी 2023। तो हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे आज के इम्पॉर्टेंट डेट से। तो आज की डेट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 जनवरी एवरी ईयर टू कमेमोरेट द अचीवमेंट्स ऑफ फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो थे जनरल के.एम. करियप्पा। जनरल के.एम. करियप्पा जो थे, इन्होंने इस दिन 15 जनवरी को इंडियन फोर्सेस को विक्ट्री दिलाई थी 1947 वॉर में। एंड लेटर ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडियन आर्मी। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई तो ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसलिए 15 जनवरी को जो हमारे तब के कमांडर इन चीफ थे करियप्पा, उनको और इंडियन डिफेंस फोर्स को ऑनर करने के लिए आज के दिन विच इज़ 15 जनवरी, तो आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। ये था आज की इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग 150 करोड़ ऑन गंगा सागर मेला इन 2023, क्लेम्स मिनिस्टर। कि ऐसे फेस्टिवल्स जो हैं वो न्यूज़ में आ जाएं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर मेला है या पर्टिकुलर आप कह सकते हैं फेस्टिवल है, ये किस स्टेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है या किस स्टेट का फेस्टिवल है। तो जो गंगा सागर मेला ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ये बेसिकली वेस्ट बंगाल में सेलिब्रेट किया जाता है। तो वेस्ट बंगाल की स्टेट गवर्नमेंट ने डिमांड किया था इस मेला के लिए नेशनल मेला स्टेटस, तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर हम गंगा सागर की बात करें तो ये हिंदू पिलग्रिमेज है। हर साल मकर संक्रांति के टाइम पे, जैसे भी 14 जनवरी को हुआ, बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं वहाँ पे जो रिवर गंगा जाके बे ऑफ बंगाल से मिलती है। मतलब ये गंगा जो रिवर है और जब जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती है, वहाँ पे जो पॉइंट है आप कह सकते हैं जो सागर आइलैंड का सदर्न टिप है, सागर आइलैंड के सदर्न टिप पे वहाँ पे ये पूरा मेला जो है लगता है मकर संक्रांति के टाइम पे, जहाँ पे गंगा रिवर जाके बे ऑफ बंगाल में मिलता है। वहाँ पे ये जो मेला लगता है, इसे कहते हैं द सेकंड लार्जेस्ट गैदरिंग इन द कंट्री आफ्टर कुंभ मेला। कुंभ मेला के बाद सबसे ज़्यादा लोग अगर कहीं पे इकट्ठे होते हैं वो गांधी जो अपना गंगा सागर मेला है इस टाइम पे होते हैं। तो ये था गंगा सागर मेला के बारे में। नेक्स्ट है हमारा नीला कुरुंजी सेंचुरी स्टेज ऑन पेपर। अभी अभी यहाँ पे जो नीला कुरुंजी है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फ्लावर है, इसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि देखिए 2006 में 2006 की अगर हम बात करें तो वहाँ के जो फॉर्मर फॉरेस्ट मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि 32 स्क्वायर किलोमीटर नीला कुरुंजी सेंचुरी जो है मुन्नार में सेटअप की जाएगी। लेकिन ये बात 2006 में हुई थी, लेकिन आज भी आफ्टर 16 ईयर्स ये जो चीज़ है सिर्फ इट इज़ स्टिल ऑन पेपर, इस पर कोई काम नहीं हुआ। नीला कुरुंजी जो सेंचुरी थी इसका काम शुरू नहीं हुआ, ना ही उस सेंचुरी को वहाँ पे सेटअप किया गया। अगर नीला कुरुंजी की बात करें तो ये एक फ्लावर आप देख सकते हैं। ये अब जब इनके ब्लॉसम का टाइम आता है तो ये ऐसे होते हैं। जब ये जो फ्लावर ये उगते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं, पूरा जो एरिया है ऐसा दिखता है। ये है वो फ्लावर, ठीक है, ये फ्लावर है। तो अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये है स्टियोबेलेंथिस कुंथियाना। अब अगर बात करें नेम कुंथी की, दिस नेम केम फ्रॉम द रिवर कुंथी, जो साउथ में रिवर है कुंथी, कुंथी रिवर से नाम पड़ा है कुंथियाना। और इसका जो मलयालम और तमिल में जो आप कह सकते कॉमन नेम है इसका, वो है नीला कुरुंजी। नीला कुरुंजी की वजह से जो नीलगिरी हिल्स है उनका नाम पड़ा है, ये याद रखना है आपको। नीलगिरी हिल्स का जो नाम पड़ा है वो पड़ा है किसकी वजह से? नीला कुरुंजी फ्लावर की वजह से। तो ये मोस्टली पाया जाता है जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के एरिया में, जो वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है। अगर इस फ्लावर की बात की जाए तो द पर्पलिश ब्लू फ्लावर ब्लॉसम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स एंड गेव नीलगिरी माउंटेन रेंज इट्स नेम फ्रॉम तमिल लैंग्वेज कुरुंजी। अगर बात की जाए इस फ्लावर की तो इट ब्लॉसम्स ओनली वंस इन 12 ईयर्स, मतलब ये फूल जो उगते हैं ये उगते हैं 12 साल में एक बार। मतलब लगा 12 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, तो 12 साल में जाके एक बार ये जो फ्लावर उगते हैं। मैंने आपको बता दिया कि जो नीलगिरी माउंटेन्स है उनका नाम जो है इसी जो आप कह सकते हैं जो ये फ्लावर है इस फ्लावर की वजह से ये नाम पड़ा है। अगर हम बात करें आफ्टर 1938 तो ये जो
फ्लावर कब ये उगे हैं, इनका ये यहाँ पे ईयर्स दिए गए हैं 1938, 50, 62, 2006 तक दिए गए हैं। उसके बाद 2018 में ये फ्लावर नहीं हुए क्योंकि वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट फायर जैसा ऐसा सब हो गया था, तो 2022 में ये फ्लावर जो है वहाँ पे दोबारा से उगे थे। इसलिए ये चीज़ जो है काफ़ी न्यूज़ में है, और ये जो प्लांट है, ये पर्टिकुलर प्लांट और फ्लावर है, ये इसीलिए जो है न्यूज़ में है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट मस्ट बी डन बिफोर अलाउइंग अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, से सुप्रीम कोर्ट। अब अगर बात करें कि क्या है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अगर हम बात करें गार्डन सिटी ऑफ बेंगलुरु की, जहाँ पे रेनफॉल की वजह से सितंबर में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली। अब ये सब का क्यों होता है? क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइम पे या कोई भी अर्बन प्रोजेक्ट चल रहा होता है, उससे पहले उसके सभी एस्पेक्ट्स चेक करने चाहिए कि इनके बनाने के बाद क्या फ़ायदे और नुकसान होंगे। अगर हम बात करें EIA की, विच इज़ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो ये एक प्रोसेस है इवेल्युएट करने का कि जो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको हम बना रहे हैं, इस जो ये डेवलपमेंट है, इसका क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। उसकी जो सभी एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, वेदर इट्स रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट, या फिर ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट, या इसके पूरे नुकसान और फ़ायदे जो हैं वो देखे जाते हैं। जो अगर हम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के हिसाब से तो डिफाइन करें इसको, तो इसका है कि EIA इज़ अ टूल यूज टू आइडेंटिफाई द इन्वायरमेंटल सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट प्रायर टू डिसीजन मेकिंग, के डिसीजन मेकिंग से पहले इसके सभी इम्पैक्ट्स जो हैं देखे जाते हैं। इट एम्स टू प्रेडिक्ट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स एट एन अर्ली स्टेज इन प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन, फाइंड वेज एंड मीन्स टू रिड्यूस एडवर्स इम्पैक्ट्स, की जो प्रोजेक्ट का एक जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है उसको इस हिसाब से सेटअप किया जाए कि उसके नुकसान जो है कम से कम हो सकें। अगर EIA की बात करें तो इसको जो स्टेटरी बैकअप मिलता है, तो वो मिलता है किससे? जो हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसके थ्रू जो है बैक किया जाता है जो अपना कौन है, EIA विच इज़ इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। उसके बाद हमारा जो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है टोंगा इरप्शन। तो टोंगा एक कंट्री है जहाँ पे एक इरप्शन हुआ है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं वहाँ पे जो वल्केनो इरप्ट हुआ है उसका नाम है नहोंगा टोंगा होंगा हापाई। ये इसका नाम है, काफ़ी फ़नी सा है लेकिन इसका नाम है क्योंकि वहाँ की उस लैंग्वेज की जो पर्टिकुलर कंट्री है उनकी लैंग्वेज में इसका ये नाम है। इस जो ये इरप्शन हुआ है, तो ये है कौन सा? द होंगा टोंगा होंगा हापाई इरप्टेड वायलेंटली रिलीजिंग बॉलोइंग प्लूम्स ऑफ सूट वाटर वेपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड हायर इनटू द टेम्परेचर। तो इस वजह से जो वो एरिया है उसका जो टेम्परेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा राइज़ हो गया है। अगर बात करें टोंगा की, तो टोंगा की लोकेशन जानना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये जो सदर्न पैसिफिक ओशन में, ये ऑस्ट्रेलिया के पास में ये है टोंगा। अगर टोंगा का मैप देखा जाए तो ये है टोंगा, ठीक है। तो ये है टोंगा इरप्शन। आज संडे है, आज के दिन एडिटोरियल भी नहीं आया, तो इसलिए बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं। उसके अलावा कल से हमने लास्ट वीक ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो हैं डिस्कस किया थे। अब कल से क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स के या मेडिवल हिस्ट्री के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करेंगे। आप क्या करें कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर देंगे, आप क्या करें कि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि आपको डेली जो हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं उसका PDF मिले और आप इजीली अपने नोट्स बना सकें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।